ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक जो मुझे असाइन किया गया है आप लोगों को डिलीवर करने के लिए थ्रू वीडियो रिकॉर्डिंग, वो टॉपिक है ट्रांसवर्स माइलाइटिस। ट्रांसवर्स माइलाइटिस, ट्रांसवर्स माइलाइटिस। ओके, जैसा कि नाम जाहिर करता है, ट्रांसवर्स माइलाइटिस। ट्रांसवर्स के मतलब माइलाइटिस, माइलो माइलो यहाँ पे माइलाइटिस, आइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन, और माइलो जो लैटिन वर्ड है इसका मतलब है वाइट। अब यहाँ पर माइलाइटिस के हम स्पाइनल कॉर्ड की बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो माइलाइटिस है कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड माइलाइटिस, या जो ये स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व निकल रही है जिनके ऊपर माइलिन शीथ है, यहाँ पे जो कवरिंग है मोटर और सेंसरी के ऊपर, उसको भी हम कहते हैं माइलिन शीथ। तो उसकी इन्फ्लेमेशन या स्पाइनल कॉर्ड की इन्फ्लेमेशन, तो ओवरऑल इन सब की माइलिन शीथ की और स्पाइनल कॉर्ड की इन्फ्लेमेशन को हम कहेंगे माइलाइटिस। नाउ यहाँ पर एक और, यहाँ पर जो वर्ड एक इसके साथ शुरू होता है ट्रांसवर्स, उसका क्या मतलब है? अब ट्रांसवर्स माइलाइटिस मतलब ये है कि स्पाइनल कॉर्ड ये पूरी यहाँ से लेकर C1 से लेकर तकरीबन L1 T2 तक जाती है, T2 T12 या L2 L3 तक जाती है, और उसकी जो नर्व एंडिंग्स हैं वो नीचे तक जाती हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड तो यहाँ पे हमारी खत्म हो जाती है। तो स्पाइनल कॉर्ड की इन्फ्लेमेशन को हम कहते हैं माइलाइटिस। मगर ट्रांसवर्स का क्या मतलब है यहाँ पे? वाई हम कह रहे हैं कि ट्रांसवर्स माइलाइटिस? तो किसी एक सेगमेंट की, मिसाल के तौर पर यहाँ पर T1, मिसाल के तौर पर ये T1 सेगमेंट है या T12 सेगमेंट है। T1 तो यहाँ पे होगा, ऊपर होगा, T12 सेगमेंट है। तो इस एक सेगमेंट की इन्फ्लेमेशन को हम कहेंगे स्पाइनल कॉर्ड। इस सेगमेंट, स्पाइनल कॉर्ड के इस सेगमेंट की इन्फ्लेमेशन को हम कहेंगे ट्रांसवर्स माइलाइटिस। अब ये जो एंटीरियर पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल जो है, अब हम इसका कट सेक्शन निकालते हैं। कट सेक्शन, कट सेक्शन ये स्पाइनल कॉर्ड कट सेक्शन है। ये एंटीरियर नर्व्स, ये एंटीरियर नर्व्स, ये पोस्टीरियर नर्व्स, ये पोस्टीरियर नर्व्स। और आप लोगों को पता है पोस्टीरियर होती है ज्यादातर, पोस्टीरियर सेंसरी होती है, पोस्टीरियर सेंसरी, सेंसरी, और ये मोटर, ये मोटर। तो अब ये बायलैटरल सिमेट्रिकल है कि यहाँ इस तरफ है, मिसाल के तौर पर राइट, इस तरफ है लेफ्ट। तो ट्रांसवर्स माइलाइटिस के स्पाइनल कॉर्ड का एक सेगमेंट के मतलब कि हमने यहाँ पे एक सेगमेंट है, ये पीस है, मतलब कि ट्रांसवर्स माइलाइटिस का मतलब यहाँ पे ये है कि T1 नॉर्मल है, T2 नॉर्मल है, T3 नॉर्मल है, T4 नॉर्मल है, L1 नॉर्मल है, L2 पर T12 के ऊपर मिसाल के तौर पर इन्फ्लेमेशन है। तो एक सेगमेंट के ऊपर इन्फ्लेमेशन है स्पाइनल कॉर्ड के एक पोर्शन के ऊपर। तो एक पोर्शन के ऊपर, और खाली यूनिलैटरल नहीं है, सीधे तरफ भी है, उल्टे उल्टे तरफ भी है, माना राइट साइड पे भी है, लेफ्ट साइड पर भी है, बायलैटरल है। तो दोनों तरफ स्पाइनल कॉर्ड के एक पोर्शन में, एक सेगमेंट में, इतने पूरे स्पाइनल कॉर्ड के इतने से सेगमेंट में इन्फ्लेमेशन है, जिसको हम कहेंगे ट्रांसवर्स माइलाइटिस। तो दोनों तरफ है, राइट साइड भी है, लेफ्ट साइड भी है। अगर एक तरफ इन्फ्लेमेशन होती, एक तरफ इंजरी होती, एक तरफ इन्फ्लेमेशन होती, तो उसे हम कहेंगे ब्राउन सीक्वर्ट सिंड्रोम, खाली यहाँ पे होती। मगर दोनों तरफ जब होगी, स्पाइनल कॉर्ड के एक सेगमेंट में दोनों तरफ होगी, किसी एक सेगमेंट में और दोनों तरफ बायलैटरली, तो उसे हम कहेंगे ट्रांसवर्स माइलाइटिस। तो ये काफी आप लोगों का कांसेप्ट इस बारे में क्लियर हो गया होगा। ओके, नाउ ट्रांसवर्स माइलाइटिस के इन्फ्लेमेशन ऑफ द पोर्शन ऑफ द, इन्फ्लेमेशन ऑफ द सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड इट्स एग्जिटिंग नर्व्स, इट्स एग्जिटिंग नर्व्स, कि यहाँ पर मिसाल के तौर पर ये ऊपर नॉर्मल है, नीचे नॉर्मल है, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन है, और यहाँ से नर्व निकल रही है, उनके ऊपर जो माइलिन शीथ है उनके ऊपर इन्फ्लेमेशन। ओके, नाउ this is the explanatory definition of transverse myelitis. Now what is the cause, what is the cause and what is the causative pathophysiology? तो इसके बहुत सारे कॉज हैं। हो सकता है
कि किसी भी प्राइमरी डिजीज में, किसी भी मिसाल के तौर पर किसी भी ऑटोइम्यून डिजीज में, किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज में, किसी भी वायरल में, बैक्टीरियल में ट्रांसवर्स माइलाइटिस हो सकती है। मिसाल के तौर पर नमूनिया में ट्रांसवर्स माइलाइटिस हो सकती है। नमूनिया का इन्फेक्शन स्प्रेड हुआ प्लूरा पे जाके वो स्पाइनल कॉर्ड पे चला गया, वहाँ उसमें हो सकती है। मेनिंजाइटिस में हो सकती है, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में ट्रांसवर्स माइलाइटिस हो सकती है। इसके अलावा बहुत सारी ऑटोइम्यून डिजीज हैं उसके अंदर हो सकती है। एसएलई में हो सकती है, लॉट ऑफ डिजीज, विटामिन बी12 डेफिशिएंसी में हो सकती है। बहुत सारी डिजीजेस में ट्रांसवर्स माइलाइटिस हमें मिल सकती है। इसे हम प्राइमरी भी कहते हैं, सेकेंडरी भी कहते हैं। अगर किसी एक्टिव डिजीज के साथ साइमल्टेनियसली ट्रांसवर्स माइलाइटिस हो जाए तो उसे हम कहेंगे प्राइमरी ट्रांसवर्स माइलाइटिस। और अगर किसी एक्टिव डिजीज के बाद उसकी एक्टिव डिजीज के खत्म हो जाने के बाद कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाए तो उसे हम कहेंगे सेकेंडरी ट्रांसवर्स माइलाइटिस। सो दिस इज द एक्सप्लेनेटरी पैथोफिजियोलॉजी एंड कॉजेटिव पैथोफिजियोलॉजी। नाउ हाउ विल वी अप्रोच, हम इसको अप्रोच कैसे करेंगे कि ट्रांसवर्स माइलाइटिस हमें अप्रोच कैसे करनी है, उसके साइंस क्या हैं, उसके सिम्टम्स क्या हैं। तो क्या हमें साइंस एंड सिम्टम्स मिलेंगे? क्या साइंस एंड सिम्टम्स मिलेंगे? ओके, अकॉर्डिंग टू जैसे मैंने आपको डायग्राम में बताया है कि पेशेंट को मिसाल के तौर पर या C8 या T1 इस जगह पे पेशेंट को ट्रांसवर्स माइलाइटिस, सेगमेंटल ट्रांसवर्स माइलाइटिस हुई है। ट्रांसवर्स माइलाइटिस यहाँ पे हुई है तो हमें क्या सिम्टम्स मिलेंगे? तो यहाँ से जो नर्व्स निकल रही हैं, चाहे वो मोटर हो चाहे वो सेंसरी हो, तो अब C8T1 या सराउंडिंग जो नर्व्स निकल रही हैं, जो सेगमेंट निकल रहे हैं, मिसाल के तौर पर ब्रैकियल प्लेक्सस की नर्व्स यहाँ से निकल रही है, तो यहाँ पे हमें सेंसरी फाइंडिंग मिलेगी, यहाँ पे हमें मोटर फाइंडिंग मिलेगी। तो जहाँ पे सेंसरी सेगमेंट होगा वहाँ पे हमें सेंसरी सिम्टम्स मिलेंगे। व्हाट आर द सेंसरी सिम्टम्स? उस सेगमेंट में हमें मिलेगा या तो पॉजिटिव सेंसरी सिम्टम मिलेंगे या नेगेटिव सेंसरी सिम्टम। पॉजिटिव सेंसरी सिम्टम्स के माना उस सेगमेंट में पिंस एंड नीडल्स, माना ऐसे लगेगा, पेशेंट कहेगा कि सुइयां चुभ रही हैं, या पेशेंट कहेगा कि वहां पे हमारा सेंसेशन बिल्कुल लॉस हो गया है, या उसके साथ मोटर सिम्टम्स होंगे। मोटर सिम्टम्स ये कि पेशेंट बोलेगा कि मेरी उंगलियां काम नहीं कर रही, बाजू काम नहीं कर रहा, कमजोर हो गया है, या बिल्कुल पैरालिसिस हो जाएगी। तो या तो सेंसरी सिम्टम्स होंगे या मोटर सिम्टम्स होंगे, क्योंकि ये C8T1 वाला एरिया जो है ये अपर लिम्ब को नर्व सप्लाई देता है, और नीचे जो लंबर प्लेक्सस है अगर वहां पे होगा तो फिर लोअर लेवल सिम्टम्स होंगे। इसके अलावा अगर थोरेसिक में C4 C5 पे अगर ट्रांसवर्स माइलाइटिस होगी तो यहाँ पे जो डर्माटोम होते हैं, डर्माटोम के मिसाल के तौर पर के रिब के साथ जो डर्माटोम घूम रहे हैं सेंसरी सप्लाई, तो वहाँ पे पेशेंट बैंड लाइक बताएगा कि इस बैंड पे जो डर्माटोम है वहाँ पे सेंसेशन लॉस हो गई, चाहे T3 हो, चाहे T3 हो, T4 हो, T5 हो। तो इस टाइप के हमें सेंसरी एंड मोटर सिम्टम्स मिलेंगे, और इसके साथ जो एसोसिएटेड डिजीज होगी उसके सिम्टम्स मिलेंगे। निमोनिया है, वाटर जो भी है, कफ होगी, फीवर होगा। इसके अलावा एक और सिम्टम्स भी होते हैं जिसे हम बोलते हैं कि बाउल एंड ब्लैडर एब्नॉर्मलिटीज। बाउल एंड ब्लैडर एब्नॉर्मलिटीज, बाउल और ब्लैडर। सो बाउल और ब्लैडर की जो नर्व सप्लाई आती है, इस बाउल और ब्लैडर की जो पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई है वो आती है सैक्रल एरिया से। सैक्रल एरिया से पैरासिम्पैथेटिक आती है, सैक्रल एरिया से सैक्रल नर्व सप्लाई करती हैं, और इसकी सिम्पैथेटिक आती है C8T1 का जो सिम्पैथेटिक प्लेक्सस है वहां से आती है। तो इन सेगमेंट पे अगर ट्रांसवर्स माइलाइटिस होगी या इससे ऊपर भी हो, और अगर सीवियर हो, तो हमें बाउल एंड ब्लैडर एब्नॉर्मलिटीज मिल सकती है, जिसमें यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, बाउल इनकॉन्टिनेंस
और बाउल रिटेंशन या यूरिनरी रिटेंशन भी मिल सकता है, ठीक है। नाउ इट्स डिपेंड ऑन कि ट्रांसवर्स माइलाइटिस वास्ट है, सीवियर है, कि वो इतनी ज्यादा है कि उसने पूरे स्पाइनल कॉर्ड के सेगमेंट को इंजर्ड किया है, इन्फ्लेम किया है, तो उससे नीचे जो है वो सिग्नल्स पास नहीं हो रहे, मोटर सिग्नल नहीं जा रहे, मोटर सिग्नल नहीं जा रहे, सेंसरी सिग्नल ऊपर नहीं आ रहे। ओके, नाउ the most transverse myelitis is a very rare disease, या हम कहते हैं part of the disease, या manifestation of a disease. So transverse myelitis is तकरीबन 8 लाख में से 10 को होती है. It's a very uncommon disease. और जो इसका most common cause transverse myelitis का वो है multiple sclerosis. Multiple sclerosis एक autoimmune disease है जिसमें डीमाइलिनेशन होती है, जिसकी वजह से रिकरेंट सिम्टम्स मिलते हैं। कब एक अटैक होता है एक लिम्ब में, दूसरा अटैक होता है दूसरे लिम्ब में, के माना उस वहां जहां से जो उसकी मोटर और सेंसरी आ रही है वहां पे उसका अटैक हो सकता है। तो डिफरेंस इन टाइम एंड मिसाल के तौर पर कि 1 साल पहले पेशेंट को अटैक हुआ था कि उसके लोअर लिम्ब काम नहीं कर रहे थे, अब 1 साल के बाद इसको अटैक हुआ है, अब इसका अपर लिम्ब काम नहीं कर रहा। तो डिफरेंस इन टाइम एंड इसको हम कहेंगे कि एक जगह पे अटैक हुआ है और 1 साल पहले, और अब दूसरी जगह पे अटैक हुआ है, माने एक लिम्ब में हुआ दूसरे लिम्ब में हुआ। तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ट्रांसवर्स माइलाइटिस इज मल्टीपल स्क्लेरोसिस। नाउ अब हमने अप्रोच कैसे करना है कि हमें क्लू मिल रहा है कि पेशेंट को मोस्टली है ट्रांसवर्स माइलाइटिस। अब हमारे पास क्या अप्रोच कैसे करें, हम इसको डायग्नोस करें और ट्रीट करें। तो फर्स्ट वी हैव टू डायग्नोस। तो डायग्नोसिस के लिए जैसा कि मैं आपको पहले ही बहुत दफा बता चुका हूं कि जब भी हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि सॉफ्ट टिश्यू लीजन है, तो बेस्ट non-invasive procedure to hit the diagnostically soft tissue is MRI. Whenever जब भी हम सॉफ्ट टिश्यू को एक्सक्लूड करना चाहते हैं या उसको डायग्नोस्टिकली इवैल्यूएट करना चाहते हैं, चाहे वो सॉफ्ट टिश्यू स्पाइनल कॉर्ड हो, चाहे वो सॉफ्ट टिश्यू ब्रेन हो, चाहे वो सॉफ्ट टिश्यू लंग हो, हार्ट हो, मीडियास्टिनम हो, एब्डोमेन हो, मसल हो, तो हमें MRI की जरूरत पड़ेगी। सो हमने यहाँ पे MRI कराना है। सो MRI हमें बताएगा कि लीजन है और कहाँ पर है और कितना एक्सटेंसिव है। सो बेस्ट इनिशियल टेस्ट ट्रांसवर्स माइलाइटिस में जो हमें बताएगा कि लीजन कहाँ पर है और कितना एक्सटेंड कर चुका है, वो है ट्रांसवर्स माइलाइटिस। और बहुत सारी डिजीज ईटियोलॉजी में, ट्रांसवर्स माइलाइटिस की ईटियोलॉजी में जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो भी MRI है। रिमेंबर कि सॉफ्ट टिश्यू को एक्सक्लूड करने के लिए, सॉफ्ट टिश्यू की डिजीज को कंफर्म करने के लिए हमें MRI की जरूरत होती है। और ब्लड और बोन, बॉडी में नहीं ब्लड हो और बोन हो, वेदर ट्रॉमेटिक या वेदर नॉन ट्रॉमेटिक पैथोफिजियोलॉजिकली, तो हमें उसको एक्सक्लूड करने के लिए CT स्कैन की जरूरत होती है। ओके, नाउ कौन से टेस्ट हम कराएंगे? MRI स्पाइन। MRI स्पाइन के हमें लग रहा है कि स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम है, तो वी विल गो फॉर MRI स्पाइन। MRI स्पाइन। उसके अलावा कोई और टेस्ट? उसके अलावा एक आर्कियोलॉजिकल टेस्ट है, CT माइलोग्राम हम कराते थे। CT माइलोग्राम टेस्ट है, हम एक LP के थ्रू, लंबर पक्चर के थ्रू डाया इंजेक्ट करते हैं और पेशेंट को रिवर्स सुपाइन पोजीशन में डालते हैं, मतलब उसके जो हेड साइड है वो डाउन करते हैं और लेग साइड अप करते हैं, तो वो एक्सटेंड करती है। मगर दिस इज आर्कियोलॉजिकल, अब इसकी जरूरत नहीं है, अब MRI आ गया है। और उसके अलावा हम उसकी इस बेसिक डिजीज पे जाएंगे कि SLE की वजह से है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस की वजह से है, या विटामिन B12 डेफिशिएंसी की वजह से है। तो हमने LP करनी है। LP में हमें मल्टीपल स्क्लेरोसिस में ओलिगोक्लोनल बैंड मिल सकते हैं, और विटामिन B12 डेफिशिएंसी है तो उसमें हम विटामिन B12 लेवल और MMA मिथाइल क्लोनिक एसिड कराएंगे। और कोई भी एसोसिएटेड इन्फेक्शन है, मेनिंजाइटिस है, एंसेफेलाइटिस है, निमोनिया है, व्हाटएवर है, वायरल निमोनिया है, कोई भी वायरल इन्फेक्शन है, तो उसकी स्पेसिफिक ईटियोलॉजी में जाएंगे।
उसके लिए हम डायग्नोस्टिक टेस्ट कराएंगे। तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसका कौन सा मोस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन सा है इसका। ओके, नाउ हाउ विल यू मैनेज, हाउ विल यू मैनेज? सो ऑलमोस्ट ऑल द टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी हमें डिजीज मिलती है स्पाइनल कॉर्ड की, तो हमें स्पाइनल कॉर्ड की सेलुलर डेथ को रोकने के लिए हम हमेशा स्टेरॉइड देते हैं। तो स्टेरॉइड इज द ड्रग ऑफ चॉइस। और अगेन कि अगर मल्टीपल स्क्लेरोसिस में है तो हम इसके लिए बेस्ट ड्रग हमारे पास स्टेरॉइड है। 1 मिलीग्राम पर किलोग्राम पर डेक्सामेथासोन हम देंगे 1 मिलीग्राम पर किलोग्राम पर डे, जब तक सिम्टम रिजॉल्व हो। उसके अलावा सिम्टोमेटिकली अगर पेशेंट को सेंसरी प्रॉब्लम है और उसकी वजह से पेन है, मोटर प्रॉब्लम है, सेंसरी प्रॉब्लम है, मोटर प्रॉब्लम है, तो उसके लिए हम पेशेंट को फिजियोथेरेपी एडवाइस करेंगे। और अगर सेंसरी सिम्टम्स हैं तो हम पेशेंट को जो पिन्स एंड नीडल्स और सेंसरी पेन्स हो रहे हैं उसके लिए हम एंटी कन्वर्जेंट देंगे। कार्बामेज़ेपिन है हमारे पास, प्रीगैबलिन है, और जितनी भी वो ड्रग्स जो नर्व कंडक्शन को कम करती हो वो ड्रग हम इस सेंसरी सिम्टम्स के लिए देंगे। नाउ कौन कौन सी ड्रग्स हैं अगर हम ग्रुप काउंट करें तो नंबर 1 आती है इस सेंसरी सिम्टम्स के लिए। नंबर 1 आता है हमारे पास ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट आता है, हमारे पास एंटी कन्वर्जेंट आते हैं, हमारे पास एसएसआई आते हैं, हमारे पास न्यूरो ड्रग आती हैं गाबापेंटिन, प्रीगैबलिन, ये सब ड्रग सेंसरी सिम्टम्स को। इसमें जो मेन जो प्रॉब्लम होता है वो है सेंसरी सिम्टम्स। उसके अलावा जो सेकंड प्रॉब्लम्स है, सेंसरी सिम्टम्स मीन सेंसरी नर्व इंजरी की वजह से पेन। उसके अलावा जो सेकंड जो प्रॉब्लम है वो आता है स्पास्टिसिटी। स्पास्टिसिटी मतलब कि इस सेगमेंट से जो नर्व सेगमेंट है वहां से जो अपर मोटर न्यूरॉन गुजर रहे हैं, अगर वो अपर मोटर न्यूरॉन कंप्रेस होंगे या इंजर्ड होंगे तो हमें पेशेंट सिम्टम बताएगा स्पास्टिसिटी। स्पास्टिसिटी खुद मसल पेन कराता है, सीवियर मसल पेन होगा। तो उसको रोकने के लिए एंटी स्पास्टिक ड्रग्स हम देते हैं, जिसमें आती है टेज़ेनेडीन, टर्नलीन, ये ड्रग्स आती है, और मसल रिलैक्सेंट आते हैं। एक मस्कुरल के नाम से एक साल्ट आता है, उसका मुझे नाम भूल गया। तो हम मसल रिलैक्सेंट देंगे और हम जो है एंटी कन्वर्जेंट देंगे और फिजियोथेरेपी तीसरा, और स्टेरॉइड जो हमें इस जो ट्रांसवर्स माइलाइटिस की इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करे। उसके अलावा जो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, एंटी रोमेटिक ड्रग्स जो एजाथ्रोपिन मिसाल के तौर पर वो ड्रग्स आती हैं, मॉड्यूलेटर ड्रग्स हैं, वो दे सकते हैं, उनकी भी रिकमेंडेशन है। नाउ व्हाट इज द कॉम्प्लिकेशन, व्हाट इज द एंड रिजल्ट? एंड रिजल्ट कभी कभी ऐसा होता है कि तकरीबन 6 या 1 साल के अंदर पेशेंट कंप्लीटली रिजॉल्व कर जाता है, मगर ज़्यादातर पेशेंट जो है वो पैरालिसिस की तरफ एंशू होता है। तो पैरालिसिस ऑलमोस्ट ऑलवेज कंप्लीट रिकवरी नहीं होती और सेकेंड अटैक में और उसकी पैरालिसिस या कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती है। तो दिस इज अ वेरी ट्रांसवर्स माइलाइटिस इज अ वेरी गुड टॉपिक, और इसको बताने के लिए तकरीबन एक्सप्लेन करने के लिए और डिटेल पर जाने के लिए 1 घंटे से ज़्यादा वक्त चाहिए। मगर जो हमें टॉपिक असाइन किया गया था और जैसे बताया गया कि ट्रांसवर्स माइलाइटिस गाइड करें, तो जहाँ तक ऑनलाइन लेक्चर है तो मेरे लिए न्यू एक्सपीरियंस है, थोड़ा इसमें मैं इतना एक्सपीरियंस नहीं हूँ। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि ग्रेजुअली अपने आप को इंक्रीज करूँ ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो। थैंक यू।